चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो 10th क्वेश्चन में क्या है, सर्कल हमारे पास गिवन और उसमें एंगल 25 गिवन है और हमें फाइंड करना है ए ई बी एंगल। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि एंगल ए बी है क्या, ए ई बी। तो जो भी एंगल मैंने फाइंड करना है मैंने उसको मार्क कर लिया ताकि मुझे डायग्राम बनाने में पता रहे कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या। तो मुझे जे चाहिए, इसको एक्स मान लिया, तो मैं जहां भी लेट कर लेता हूँ कि जे एक्स है। अब देखो जे आएगा कैसे, सबसे पहले तो उसने क्या बोला है हमारे पास कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। एक चीज याद रखनी कि जो चीज गिवन है ना, इट मींस कि उसका यूज होना है, उसके यूज होने से क्वेश्चन जल्दी होगा, जो होगा ही उसके यूज होने से। तो ये ध्यान रखना है कि जो गिवन है उसे जो जो यूज वैल्यू आ सकती है ना वो फाइंड कर लेनी है पहले, क्योंकि उससे कोई ना कोई फायदा तभी वो गिवन है, अदरवाइज गिवन ही नहीं होता। तो ये चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए सो क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं लिखूं जहां ए बी लाइन पैरेलल है, तो देखो अगर दो लाइन पैरेलल और मान लो ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं, तो इधर लेफ्ट और इधर राइट एंगल इक्वल है। सिमिलरली अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये 25 है, तो ये भी एंगल क्या हो गया 25। तो मैं जहां पे लिख सकता हूं कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी के। और रीजन क्या आ गया दोनों का, अल्टरनेटिव एंगल। और अगर अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है तो इट मींस कि ये दोनों कितने हो गए 25। और मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, डायग्राम में बनाना बहुत जरूरी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या क्या है। अभी वहां पे लिखा हुआ आपको जहां ध्यान नहीं रहेगा, तो आप चाहे जो गिवन है उसको ब्लैक पेन से लिख लो और जो फाइंड करना है उसको पेंसिल से ऐसे कर लो ताकि सेपरेट भी रहे, नहीं तो सारा इकट्ठा भी लिख दो कोई फर्क नहीं है। आपको आंसर से मतलब आंसर आ गए तो मार्क्स मिलेंगे, आंसर नहीं आया तो आप वहां पे कुछ भी बनाते हो उसका कोई फायदा नहीं है फिर। ओके सो बट फिर भी अगर आंसर आ भी गया तो डायग्राम बनाना जरूरी नहीं, यहाँ आंसर लिखना है भी, नहीं तो मार्क्स कट होते हैं। आपको जिस स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं रीजन के, आंसर का, और जो बीच में थ्योरी की है रीजन जो वैलिड हमारे पास उसके रीजन होते हैं वो लिखने बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि जे 25 हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या क्या गिवन है, अगर मैं जहां पर देखूं, देखो जे एक स्ट्रेट लाइन है, तो जे हमारे पास क्या हो गया 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसी से ही, इसी लाइन से मैंने देखना कोई एंगल बनता है, तो देखो एक एंगल बन सकता है सी ओ डी, एक हमारे पास जैसे सी डी एक कोड है, और इसी कोड से अगर मैं देखूं तो ये एंगल बन सकता है सी ए डी। तो ऑब्वियसली अगर जे 180 है तो जे 90 होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि बाय प्रॉपर्टी वन, क्योंकि सेंटर पे एंगल डबल होता था सर्कमफ्रेंस पे, बाय प्रॉपर्टी वन, नहीं तो ये सेमी सर्कल भी, आप सेमी सर्कल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि अगर सी डी कॉमन कोड है तो सेमी सर्कल लिख लो, नहीं तो बाय प्रॉपर्टी वन तो है ही। सेमी सर्कल से क्या हो गया, एंगल सी ए डी हो गया, एंगल सी ए डी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं जहां पे भी ज्वाइन कर देता हूं, इधर इधर भी ज्वाइन कर दिया, तो अब हमारे पास ए बी डी सी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। और ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो बिल्कुल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती थी कि चारों एंगल जो चारों हमारे पास कॉर्नर है सर्कमफ्रेंस से टच हो। तो देखो ए बी डी सी सारे सर्कमफ्रेंस से टच हो रहे हैं, तो मतलब साइक्लिक है। और अगर ये साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी डी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अब एंगल ए है क्या, एंगल ए दो एंगल से मिलके बना है, एंगल ए में जो 90 भी आ रहा है 25 भी, तो ये क्या बन गया 90 प्लस 25। और एंगल डी की बात करूं तो वो भी दो एंगल से मिलके बना है। तो देखो इस एंगल को अगर मैंने नाम देना, तो देखो पहले तुम्हारे पास मैं बात करूं, ए बी एक कोड है, तो इसी ए बी कोड से देखो ए ई बी बन रहा है जो कि मुझे फाइंड करना है, और इसी ए बी कोड से ए डी बी भी बन रहा है। तो अगर जे एक्स है तो बाय प्रॉपर्टी सेकंड जे भी तो एक्स ही होगा, तो मैं जे निकाल लिया तो मतलब जे भी निकल जाएगा, प्रॉपर्टी बाद में लिखेंगे क्योंकि फाइंड जे करना है। तो जहां पर हमारे पास क्या हो गया, डी एंगल की अगर बात करूं, एक 25 मान लिया और एक एक्स मान लिया इज इक्वल टू 180। तो जहां से एंगल एक्स क्या हो गया 180, ये 50 हो गया 25 और 90, 50 और 90 कितना हो गया हमारे पास 140, तो माइनस 140 क्या, इट विल बी अ 40। इट मींस x इज इक्वल टू 40, और x 40 का मतलब j 40 आया अभी तक के लिए, है ना। तो मैं लिखूंगा अब कि एंगल जो ए ई बी है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ए डी बी क्यों हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी सेकंड।
अगर जी सेकंड प्रॉपर्टी में दो सर्कमफ्रेंस पे एंगल इक्वल होते, सेम कॉमन कोड क्या है, ए बी सेम कॉमन कोड से दोनों इक्वल टू हो गए कितने 40, सो दिस विल बी द आंसर, यही हमें फाइंड करना था। ओके, सो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं देखा जाए तो, देखो मैंने 3 ही स्टेप में खत्म किया है। अब आपको एक्सपेंड करने पे चाहिए इसके आप 2 पेज भी भर दो, बट अगर आंसर नहीं आया तो इसका भी कोई फायदा नहीं अभी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर मैटर बहुत करता है, आंसर का ही मार्क्स होता है पहले तो, बाकी हमारे पास जो जो रीजन दिए, अल्टरनेटिव एंगल, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो ये है, जो सेमी सर्कल, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, तो वो रीजन देने हैं जो प्रॉपर्टी 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रीजंस देनी है, रीजंस के मार्क्स मिलेंगे, और आपने जो डायग्राम बनाया, जो रीजन दिए, जो आंसर है, उन सभी के मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। तो मार्क्स आपको स्टेप वाइज मिलते हैं, बट फिर भी आपको जितना हो सके वैलिड चीजें जो लिखनी है, ठीक है। तो ये कम से कम जितना लिखा जा सकता था वो है, इससे ज्यादा एक्सपेंड करना तो बहुत कुछ लिख सकते हो, बट एक चीज मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो मैंने प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 लिखा है, तो आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट एज अ रीजन देना है, और वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था, तो वो जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। उससे आपको क्लैरिटी भी होगी। यही रीजन है कि आपको सर्कल समझ नहीं आता, क्योंकि हम पहले बेसिक नहीं समझ के चलते उसका, नहीं तो ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। सो आई होप समझ आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो देखो 11th क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले तो एक डायग्राम गिवन है, J25 है, J35 है, और ये 3 एंगल्स हमें निकालने हैं, ठीक है, 3 एंगल फाइंड करने हैं। अब देखो अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो मुझे चाहिए होता है ना, पहले मैं वहीं से देखता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ, उससे ना डायग्राम में पता चल जाएगा कि फाइंड क्या करना है। तो पी आर बी, तो देखो क्या है, पी आर बी, तो एक तो ये एंगल फाइंड करना है, इसको मैं नाम सपोज एक्स दे देता हूँ, तो ये एक्स हो गया। इसके बाद एंगल पी बी आर, पी बी और आर, तो पहले तो बी बनाने के लिए मुझे लाइन खींचनी पड़ेगी, पी बी और आर, इट मीन कि ये पूरा का पूरा एंगल हमें वाई फाइंड करना है, तो ये मैं वाई लिख दिया। ओके, अब थर्ड अगर बात करें तो क्या है, बी पी आर, बी पी आर, तो मतलब देखा जाए तो एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं, तो जब दो आ गए, मान लो एक्स और वाई ही आ गया, तो जेड अपने आप ही निकल जाएगा। तो इसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स मुझे चाहिए देखा जाए। अब मैं सबसे पहले बात करूं अगर जी एक्स की, तो देखना है हमने कि जी कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एंगल है, जी जिस बेस से बनना है उसी बेस से देखना कि कोई और एंगल भी बन रहा है। तो अगर मैं एंगल देखूं एक्स, तो जी कैसे बना है, पीबी बेस से बना है, पी आर बी, तो इससे जी एक्स बना है, तो इसी से देखो जे भी बन रहा है एंगल पी ए बी, तो इट मींस कि सर्कमफ्रेंस पे 2 एंगल सेम है, सेम बेस है, तो क्या होगी प्रॉपर्टी सेकंड, 2 एंगल सेम, तो बाय प्रॉपर्टी सेकंड क्या हो गया, पीबी एज अ बेस, सो क्या हो जाएगा एंगल पी आर बी, एंगल पी आर बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, और ये इक्वल टू किसके है 35 के, तो इट मींस कि एंगल पी आर बी हो गया 35, जो कि यही था, तो पी आर बी हो गया 35, तो ये आंसर तो आ गया अभी, ठीक है। अब मैं जहां पर लिख भी सकता हूं कि इट विल बी अ 35, ओके, ये 35 बन गया। साथ साथ में लिखते जाओगे तो आपको समझ भी आता जाएगा, नहीं तो नहीं भी लिखना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ना आर बी क्यू एंड ए पी क्यू, ये दोनों ना स्ट्रेट लाइन दी है, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180, जो भी गिवन है मतलब यूज होना है, तो अगर दोनों स्ट्रेट लाइन मतलब इसका यूज होना है, तो अगर मैं कहूँगी जी सीधा की सीधा पूरा 180 है, तो अगर जी एंगल मिल गया बाहर वाला, तो ऑब्वियसली 180 माइनस जी वाई भी आ जाएगा, इट मीन्स मुझे एंगल निकालना है। सबसे पहले ये सी सेंटर दिया है, अगर जे 180 है तो इसी ए बी कोड से जे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो फिर जहां से जे एंगल भी आ जाएगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बाय प्रॉपर्टी 1 ए बी एज अ बेस, अगर ए बी बेस आ गया है तो इसी बेस से हमारे पास एंगल क्या बना, ए पी बी, एंगल ए पी बी जो कि हो जाएगा 90। तो आप ये भी लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टी 1, नहीं तो आप सेमी सर्कल तो है ही जे डायमीटर चल रहा है, तो सेमी सर्कल से जे एंगल 90 हो गया, क्योंकि जे स्ट्रेट लाइन है पी ए क्यू इज स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इट मींस कि जे भी एंगल तो 90 हो गया, तो मतलब क्यू पी बी, सो एंगल क्यू पी बी भी हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये भी बन गया 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री, तो देखो इस बाहर वाले ट्रायंगल के एक और दो एंगल आ गए, पी और क्यू दोनों एंगल हैं, तो मैं बी एंगल निकाल सकता हूं। तो मैं अब लिखता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी, तो इसमें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल B, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है 180, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जो होगा 180, एंगल P की वैल्यू क्या है 90, एंगल Q की वैल्यू क्या है 25, एंगल B की वैल्यू क्या है, तो वो तो मुझे फाइंड करनी, B ही रहने देता हूं 180। अब एंगल B हो गया 180 माइनस
90 तो ये हो गया 115, तो ये बन गया एंगल बी इज इक्वल टू 120 होगा, तो हमारे पास कितना हो गया 65 हो गया 65, तो ये एंगल बी हो गया 65। अब ये अगर 65 है तो इसको 180 में से माइनस करने पे तो यही आया था 65, 1 ये माइनस किया तो 65, अब 65 माइनस किया तो मतलब 115, तो इट मींस कि एंगल y तो सीधा ही आ गया, भी एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 65 और ये बन गया 115, इट मींस कि ये एंगल 115 आ गया। अब देखो इसको ना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मैंने वैसे आपको समझाया, मैंने कहा ए को कोई भी मेथड नहीं है। अगर मैं बात करूं इसमें प्रॉपर्टी लगा देता, तो ये एक ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर पॉइंट है, तो जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल के होता है, तो एक्सटीरियर एंगल इसी के ऑपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम 115 था, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट एक फिर एक प्रॉपर्टी और यूज हो जाती, जबकि ये स्ट्रेट लाइन हमें इजीली मिलता है, थोड़ा सा लेंथ है, एक बढ़ गई स्टेप की 2 लाइन, बट करने का कोई भी वे है, आपको समझ आना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि एक क्वेश्चन 2 या 3 मेथड से भी हो सकता है, आपको किसी वे से समझ आ रही है वो मैटर करता है। तो अगर मैं बात करूं तो पहले इन दोनों को निकाला, फिर ये फाइंड किया और 180 माइनस किया। आप चाहो तो y सीधा लिख सकते थे, इन दोनों को ऑपोजिट का सम, वो भी हो सकता था, नो इश्यू, ऐसे भी कर सकते थे। तो 2 एंगल तो आ गए, जब x आ गया y आ गया तो z तो निकल ही सकता है। कर लेते हैं स्टार्ट किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल RBP, RBP ये ट्रायंगल है ना, तो इन ट्रायंगल RBP, so एंगल R प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल R क्या है, R की वैल्यू 35 है, एंगल B की वैल्यू हमारे पास Y निकला है, तो Y था 115 और एंगल P मुझे फाइंड करना है, ठीक है, जिसको मैं Z लिख सकता हूँ ना, Z ही माना है मैंने 180। सो एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो गया 23 150 है ना, तो 150, तो एंगल Z इज इक्वल टू 30 डिग्री, इट मीन Z 30, तो इट मींस कि दिस विल बी 30, और यही 3 एंगल हमें निकालने थे। अब एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हो, एक सीक्वेंस में ये एंड में लिख सकते हो, ये आंसर आ गया, ये मेथड के मार्क्स मिल गए, ये रीजंस के मार्क्स मिल गए, फुल मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपने किस वे से किया है, सारे के सारे कंसेप्ट आपने लगाने हैं, नहीं तो गलत होगा भी आंसर, है ना। चाहे आपका आंसर सही भी है, आपने रीजंस नहीं दिए तो उसके मार्क्स कट होने ही होने हैं, चाहे इसका आंसर पूरा एग्जैक्ट सही भी है, तो सारी चीजें उसके मार्क्स मिलते हैं, सारी चीजें आपको अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। ओके, अगर वीडियो समझ आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा रिपीट कर लो, फिर भी कोई डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल डेफिनेटली सोल्व। ओके, अभी के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्या दिया है, जो डायग्राम दिया है एज इट इज, मैंने नंबर ही उतारे और ये डायग्राम है, और ये प्रूफ करना है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट। देखो सबसे पहले जो प्रूफ करना, मैं एंगल लिख देता हूं ताकि मुझे पता चले क्या एंगल क्या पूछ रहा है। तो मैंने इसको एज इट इज नंबर दे देना है, BCD, तो मैंने इसको सपोज x नाम दे दिया, तो जहां मैं x भी लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 2 टाइम किसके कह रहा है, AB और E, मींस कि ये एंगल y हो गया सपोज, तो जहां भी एंगल y, तो ये मुझे प्रूफ करना है भी कि x इक्वल टू 2y। अब डायग्राम आपको मेंशन करना जरूरी है, अगर उसमें आपने एंगल लिखे, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको जहां BCD बार लिखना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ा डर ही बच्चों को यहीं से लगता है कि ये क्या है। अब मुझे x इक्वल टू 2y निकालना है और मुझे दिया है कि ये x इक्वल टू 2y करना है, तो इजी लगेगा क्वेश्चन। तो जब भी कोई चीज आती है ना, उसको ABCD XYZ इस फॉर्म में लिख लो, बहुत सारी चीजें तो आपके दिमाग से तभी इजीली सोल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपको ये चीजें ना ज्यादा मुश्किल लगती हैं बार बार लिखने में। आप बच्चे कई बार क्या करते हैं कि जैसे CDCB भी लिख दिया, अब इसका मतलब तो गलत नहीं है, बट हो सकता तो कहीं से पढ़ रहा हो ऐसे लिखा टीचर ने, जहां मैंने ऐसे लिखा तो कहेगा कि ये गलत है ना, क्योंकि कई बार बच्चों को बेसिक नॉलेज ही नहीं होती। तो आपको वैसे तो पता होना चाहिए कि C लिखो चाहे BCD लिखो चाहे DCB लिखो, सेम बात है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, जो चेंज भी करता है, जब सिमिलैरिटी चैप्टर हम करेंगे एक, उसमें इन चीजों का फर्क भी पड़ता है, बट अभी के लिए ऐसे है ना। तो मैंने इसको XY में कर लिया, इजिली हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो जो चीजें गिवन है ना, उसका यूज होना है, तभी वो दिए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देता, इट मींस कि वो यूज होना है। तो देखो CDE स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180, मतलब हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन से 90 बन जाए बाद में, तो इट मींस CDE क्या है, CDE तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों का सम 180 है ना। तो अगर एक आ गया तो मैं दूसरा निकाल सकता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं भी हो सकता पड़े, बट पढ़ सकती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गिवन है। आगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पहले मैं यूज करता हूं, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180,
तो अगर मैं देखूं ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो जे एंगल इक्वल टू इस एंगल के, मैं एक्स लिख सकता हूं, इसको लिख ही सकता हूं ना, obvious सी बात है। अब तो मैंने यहां पर क्या किया, पहले मैं लिख देता हूं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, और दोनों को मैंने एक्स मान लिया, मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट भी कर दिया कि अगर जे एक्स है तो जे भी एक्स है भी, ठीक है। अब जे अगर एक्स है तो इसमें रीजन क्या आ गया हमारे पास, ऑपोजिट सम का इक्वल होता है ना, ऑपोजिट सम ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, एज अ रीजन भी दे देने। और क्या हो सकता है, अब ये लाइनें पैरेलल दी हुई हैं, ये सिंबल का मतलब पैरेलल ही है, तो वैसे भी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड तो पैरेलल ही होती है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो देखो और क्या हो सकता है, अगर मान लो इस तरह से मैं लिखूं, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेटिव एंगल, तो ये दो लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये लेफ्ट साइड होगी, तो ये राइट साइड की इक्वल होगी, तो ये भी एंगल वाई हो गया वाई। अब मैं इसको लिख लेता हूं, तो क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी कौन सी लगी, मैं लिखूंगा कि ए बी पैरेलल टू है किसके, ईडी, क्योंकि ई तक गया तो मैं ईडी ही लिख लेता हूं, ईसी, अगर इतनी लाइन पैरेलल तो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एक्सटेंड होकर पैरेलल ही रहेगी, मैं कह दूं कि ये लाइन पैरेलल है, कभी मीट नहीं कर रही। अब मैं कह दूं कि इतनी लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो अगर स्ट्रेट है तो ये टेढ़ी तो जाएगी नहीं, तो मतलब अगर ये पैरेलल तो ये पूरी ही पैरेलल है, तो यही तो कह रहा है, स्ट्रेट लाइन पूरी है, इतनी पैरेलल है तो पूरी भी पैरेलल होगी, क्योंकि सीधी लाइन जा रही है, टेढ़ी तो हुई नहीं वो, है ना। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल बी ई सी, और ये दोनों इक्वल टू मैंने मान लिया बाई के, और रीजन इसका क्या आ गया, अल्टरनेटिव एंगल। अब देखो आंसर आ चुका, मैं बताऊंगा अगर तो अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है, देखो कैसे, जी एक्स इक्वल टू एक्स के कर दिया, जी वाई इक्वल टू इसके कर दिया। अब हमारे पास देखा जाए तो ये बी डी एक कॉमन कोड है, और इससे जो रूल बन गया, देखो जो एंगल सेंटर पे होता है वो डबल नहीं होता इस सरकमफ्रेंस के एंगल से, तो मतलब जहां से देखा जाए तो हमारे पास आ गया एक्स इक्वल टू 2y। अब वही लिखना है, बस मैं लिखने क्या लिखा हूं, तो बाय लिखेंगे प्रॉपर्टी 1 से बी डी एज अ कॉमन कोड, ये बी डी एक कॉमन कोड है, बी डी एज अ कॉमन कोड। सो अगर मैं लिखूं इस प्रॉपर्टी से तो क्या बन गया, बाय दिस प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम y, ये तो प्रॉपर्टी ही कहती है ना, ये प्रॉपर्टी ही कहती है कि एंगल ऑन अ सेंटर इज अ डबल, देन एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस, सेंटर पे एंगल x है और जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल उससे डबल हो गया, और यही तो प्रूफ करना है ना, तो बस हेंस प्रूव्ड हो गया, यही तो प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। अब आप इसको लिखना चाहो दोबारा तो लिख दो कि ये चीज प्रूफ हो गई है, वो आपकी मर्जी है। तो बस हमने क्या है, ये दोनों इक्वल किए, ये दोनों इक्वल किए, तो एक बार जहां से एंगल सेंटर वाला बन गया, एक बार जहां से एंगल सर्कमफ्रेंस वाला बन गया, फिर सर्कमफ्रेंस और सेंटर वाले एंगल पे प्रॉपर्टी लगाई तो वो दोनों इक्वल ही निकल आए, इतना ही काम था, ठीक है। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो 13th क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले तो एक सर्कल दिया है और उसके बीच में एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसने बोला आई इज इन सेंटर, तो ये इन सेंटर है। अब देखो भी इन सेंटर आपको पहले पता होना चाहिए, इन सेंटर का मतलब होता है कि ट्राइंगल के बीच में ये आई पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल का सेंटर है ये, ना कि सर्कल का। तो इस टाइम पे आई को सर्कल का पॉइंट नहीं मान सकता, तो इट मींस कि अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं तो जहां से कोई एंगल बने भी, तो वैसे तो बन नहीं रहा, बट फिर भी मैं जहां से चाहूं तो ऐसे ज्वाइन करके 90, इधर ज्वाइन करके 90 बना सकता हूं ना। बट जे हमारे पास आई नहीं दिया, ठीक है, तो जो डायमीटर नहीं है तो सेमी सर्कल नहीं है जे, तो सेमी नहीं है तो 90 नहीं बनेगा, जो ध्यान रखना। आई का मतलब जे ट्राइंगल का सेंटर पार्ट है, बट जे सर्कल का सेंटर पार्ट है कि नहीं हमें नहीं पता, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जे एक सर्कल है जहां पर ऐसे करके ट्राइंगल बना तो जहां सेंटर दिखेगा, तो इट मींस कि अब डायग्राम चाहे जैसा मर्जी है, जब तक उसने बोला नहीं मैं उसको सेंटर मान नहीं सकता, सबसे बड़ी बात तो यही है पहले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आई इज इन सेंटर बट इट इज नॉट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये ट्राइंगल का सेंटर हो सकता है ना। अब 4 चीजें फाइंड करनी है, जे 55 दिया और जे 65 गिवन है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो देखो एंगल ए और एंगल सी दिया है, तो एंगल बी में निकाल सकता हूं, सम एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होता है, तो इट मींस कि तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। अब अगर ये 180 है तो ए की वैल्यू 55, बी की वैल्यू में फाइंड करनी है, सी की दी है 65 तो 180। अब एंगल बी कितना हो गया 180 माइनस
65 और ये 5 70, 75 और 120, तो एंगल बी आ गया 60। जो एंगल आता जाएगा मैंने जहां पर रिप्रेजेंट करते जाना, तो ये 60 हो गया अभी। ठीक है, अब ये पूछा नहीं है, अब जो जो पूछा मैं वो मार्क करने लगा अभी। डी सी ए, ये पॉइंट डी था लिखा नहीं गया, सो डी सी ए, डी सी ए, पहले मुझे देखने दो, डी यही पॉइंट है, मैं खुद से बना दिया ना। हाँ जी ठीक है, यही है ना। सो हमारे पास चाहिए पहले डी सी ए, तो मैं डी सी और ए, इट मीन कि ये एंगल चाहिए एक्स मान लिया मैंने इसको, तो जहां मैं एक्स लिख देता हूं, ये मुझे फाइंड करना है। डी ए सी, डी ए सी, तो मतलब मैं जहां से ज्वाइन कर दूं अगर, तो ये एंगल वाई मुझे फाइंड करना है, तो जब मैं वाई लिख दिया। अब डी सी आई, डी सी आई मतलब मैं जहां से ज्वाइन कर देता हूं, तो डी सी आई मतलब ये वाला पूरा का पूरा एंगल मुझे निकालना है जेड। ठीक है, और आ गया ए आई सी, तो ए आई सी, ए आई सी, तो मतलब ये पूरा एंगल निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ टी, तो जे टी। जरूरी नहीं आपने मानना एक्स वाई जेड, बस इससे ना मुझे पता चल जाता है फाइंड क्या करना है और क्या चीजें गिवन है, इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी अगर नहीं भी लिखना चाहते तो जरूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आपने लिखना है कि नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि आपको इससे इजी लगेगा, बट हो सकता है आपको उससे मुश्किल भी लगे। मैं अपने वे से आपको बता रहा हूँ कि इजी है ना, तो आप प्रैक्टिस करके देखना है कि आपको कैसे लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट वे है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो। ठीक है, अब देखो अभी कुछ फाइंड नहीं किया मैंने, वैसे बताया कि क्या क्या चीजें करेंगे, करना कैसे क्वेश्चन ये समझना जरूरी है, कर फिर आप इजिली लोगे, क्योंकि ज्योमेट्री समझना जरूरी है कि किस वे से हम इसको स्टार्ट करें, वो समझना बहुत मुश्किल है। अगर वो समझ आ गया तो ज्योमेट्री तो कुछ भी नहीं है ना, तो हो जाएगी। अब देखा जाए तो मेरे पास जे 60 आ चुका है ना, मुझे निकालना डीसी एंगल। सबसे पहले देखो, अगर ये आई है, आई इन सेंटर मतलब होता है कि अगर मैं आई से लाइनें ज्वाइन करूं ना, अगर मैं ये आई कहूं तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा भी, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आई का मतलब यही इन सेंटर, तो इन सेंटर का मतलब कि इक्वल हमारे पास बाइसेक्ट होते हैं इसके एंगल्स। तो अगर मैं बात करूं ये 60 है तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब आपकी मर्जी, आप इसको लिखना चाहे कि कैसे बना वो लिख सकते हो, नहीं भी जानते तो कोई चक्कर नहीं, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। मैं लिखूंगा आई इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सो देयरफॉर अगर इन सेंटर है तो ये हमारे पास एंगल जो बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर इट बाइसेक्ट एंगल बी, तो मैं एंगल बी ही लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इसी का यूज किया है ना। तो एंगल बी को अगर बाइसेक्ट किया तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए आई, ये 30 हो गया है ना, तो सीधा मैं लिख सकता हूं। अब देखो मैं चाहे इसको ए बी आई लिखूं, चाहे मैं इसको ए बी डी लिखूं, एंगल में तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा। मैं कहूं कि जे हमारे पास 30 डिग्री है तो जे कर दूं तो फिर भी तो ये 30 है, एंगल में तो कोई फर्क नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अगर मुझे जे एक्स चाहिए तो मैंने देखना है जे एक्स से कौन सा बेस बन रहा है, तो इस एक्स से अगर मैं देखूं तो ए डी बेस बन रहा है, तो ए सी डी निकालना है ना मुझे, या डी ए सी है ना, तो डी ए सी निकालना है, तो जे ए डी एक बेस है, इसी ए डी बेस से क्या बन रहा है, इसी ए डी बेस से ए बी और डी भी बन रहा है। तो अगर मैं इसको ए बी डी तक इसीलिए लेकर गया, मैं आई तक लेने के बजाय डी तक इसीलिए लेकर गया क्योंकि जो सेम बेस हो जाएगा। ओके, सो अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, और दूसरा एंगल भी होगा एक, ये वाला भी तो 30 हुआ ना। अब इसको अगर मैंने 30 करना तो देखो ये कैसे होगा, अब मैं इसको इस बेस से लूंगा, इस बेस से, तो जहां से क्या होगा सी बी, और आई नहीं लिखना मैंने, सी बी और मैंने डी लिख दिया इसको। ठीक है, तो एंगल सी बी डी, तो ये पूरा का पूरा एंगल 30 हो गया। इसका यूज होना है, इसको मैं नंबर 1 दे सकता हूँ। ठीक है, इसका यूज होना है, कैसे होना है देखो। अब अगर मैं यूज करूं एंगल हमारे पास सेंटर पे तो हो ही नहीं रहा, सर्कमफ्रेंस, तो मैंने पहले प्रॉपर्टी सेकंड का यूज किया एडी एज अ बेस। अगर एडी बेस है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, देखो अगर एडी एज अ बेस है तो एडी बेस से जे हमारे पास एंगल क्या बन गया 30, और इसी एंगल से हमारे पास बात करूं, देखो इसी कोड से एक जे एंगल बना और इसी कोड से एक जे एंगल भी बन रहा है, देखो दोनों में यही आ रहा है बेस, तो इट मींस कि जे एक्स एंगल इसके इक्वल हो गया, तो इट मींस कि अगर एडी बेस है तो एंगल एक्स इक्वल टू हो गया 30, जो कि मुझे जे फाइंड करना, तो इट मींस कि दिस विल बी 30। अब
मैंने अब डीसी बेस लिया, अगर डीसी पे फिर से बाय प्रॉपर्टी सेकंड ही डीसी अगर बेस है, अगर डीसी बेस है तो इसी डीसी बेस से देखो क्या बना, डीबीसी, जो कि मैंने जहां लिखा सीबीडी लिख लो चाहे सीबीडी, और इसी से हमारे पास सी ए डी भी बनेगा जो कि वाई है, तो इट मींस कि एंगल वाई भी इक्वल टू कितना हो गया 30, तो मतलब जे भी एंगल हो गया 30, दो एंगल तो आगे भी। ओके, जे एक्स निकालना था, इससे जे बेस और इसी बेस से जे एंगल, जे 30 था। अब हमारे पास एंगल वाई निकालना है, तो जे हमारे पास बनेगा इस बेस से और इसी बेस से जे एंगल वाई, तो जे वाई था तो जे हमारे पास जे भी वाई है ना, तो दो एंगल तो आगे। अब डीसीआई निकालना है जेड एंगल, जे जेड एंगल है। अब अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर ऑपोजिट एंगल, देखो अगर मैं बात करूं ए डी सी, अब ये आई सर्कमफ्रेंस पे टच नहीं हो रहा, तो इसमें मैंने ऑपोजिट एंगल का सम 180 लिख सकता, क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं है ना। ऑपोजिट एंगल तब लिख सकते थे अगर जे भी हमारे पास से जहां टच हो रहा था कहीं, तो अगर मैं और कोई पार्ट देखूं किससे हो सकता है, देखो कैसे होगा वो देखना पड़ेगा अभी। जे एक्स एंगल आ चुका है, जेड इन दोनों का कॉमन पार्ट है, इसका और इसका है ना, इन दोनों का, जे तो आ चुका पार्ट, यही पार्ट निकालना है, निकल गया जे पार्ट, क्योंकि जे इन सेंटर है तो इन सेंटर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो अगर जे 65 तो जे 65 का हाफ और जे भी 65 का हाफ, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, यहीं पे लिखते हैं ना। तो एंगल जेड की बात करूं पहले मैं, तो एंगल जेड कैसे बना, वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक तो इस एंगल से पहला फर्स्ट एंगल और ये दूसरा एंगल, तो फर्स्ट एंगल का मतलब 65 का हाफ हो गया, क्योंकि आई इन सेंटर है, तो अब लिख सकते हो एज अ रीजन, तो जो हो गया 65/2 और प्लस दूसरा एंगल एक्स है, तो जो कि क्या है हमारे पास निकाल लिया मैंने 30, तो ये क्या बन गया हमारे पास 3 जा हमारे पास 2 2 जा 32.5 बन गया, 32 से 60, हाँ बिल्कुल, और प्लस 30, तो 30 62.5 बन गया, और एज अ लिख सकते हो कि आई इज इन सेंटर, अगर ये इन सेंटर है इस वजह से हमारे पास ये 62/2 बना है, ठीक है, तो अब रीजन दे सकते हो, सो इट मींस एंगल जेड की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 62.5, जे भी एंगल आ गया, ठीक है, सो इट विल बी अ 62.5, जे एंगल भी बन गया। लास्ट एंगल बचा है ए आई सी, ए आई सी, अब जे एंगल निकालना है मुझे, जे एंगल है ना, देखो कैसे बनेगा, मैं ट्रायंगल ही देखता हूं, जे एंगल आ चुका है ट्रायंगल का, और इधर जे एंगल भी हमारे पास 55 का आधा आ जाएगा, है ना, अगर जो ट्रायंगल था तो जो 55 का आधा आ जाएगा, और इन दोनों को सम कर देते हैं, चलिए करते हैं, यही है, मतलब मैंने इस एंगल को निकाल लिया इधर, और इधर इस एंगल को निकाल लिया, इन दोनों को हमारे पास जो सम करेंगे तो इक्वल टू यही आएगा, तो मैं इन ट्रायंगल लिख रहा हूं, पहले कौन सा है ए आई सी, तो ए आई सी ट्रायंगल में बात करूं तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, एंगल ए प्लस एंगल आई और प्लस एंगल सी आ गया 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको कुछ छोटी वैल्यू लगे तो मुझे बता देना ना, क्योंकि मुझे आदत ही छोटा लिखने की है, वैसे तो मोबाइल में कुछ भी आप जूम भी कर सकते हो, पर फिर भी अगर आपको ज्यादा डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं उस कोडिंग पर देख लेंगे इसको बड़ा करने का ट्राई, बट फिर भी अगर समझ आ रहा है तो फिर मत कहना, ठीक है। सो ए हमारे पास क्या है, अगर ए की बात करूं तो ए में इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लेना है, तो अगर मैं देखूं तो आई से यूज हुआ तो 55 का आधा हो गया, प्लस आई की वैल्यू बात करूं तो आई वाला एंगल तो मैंने निकालना, उसको मैंने टी मान लिया, वही फाइंड करना है लास्ट एंगल, और दूसरा हमारे पास नेक्स्ट है सी, सी का मतलब वो आधे वाला एंगल देखना है, ए सी आई के अकॉर्डिंग, तो जे वाला एंगल है 65 का आधा, तो ये आ गया 65 का आधा, ठीक है, इज इक्वल टू 180, पहले मैं इसका आधा आधा देख लू क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 27.5 हो गया, है ना, और इधर मैं बात करूं इसका तो मैंने सम किया भी था 32.5 और प्लस टी इज इक्वल टू 180, तो एंगल टी क्या आ गया 180 माइनस, देखो ये कितना बनेगा, अगर मैं इसको कर दूं इधर लेकर गया तो ये 33 हो गया, 33 और 7 कितना होगा 40, 50 और 60, तो इट मींस कि एंगल टी आ गया हमारे पास 120, सो दिस विल बी द एंगल, ठीक है। आप देखो इसको और इजीली कर सकते, सच इतना मुश्किल करने की जरूरत ही नहीं थी भी, चलो मैंने लिख दिया, मैं रब नहीं कर रहा, देखो इसको तो और इजीली कर सकते थे, और ये तो पॉइंट पे सेंटर पे एंगल था, तो अगर मैं एसी कोड लूं तो एंगल सबटेंड ऑन सेंटर डबल होता है एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस, तो अगर सर्कमफ्रेंस से 60 था तो ये तो वैसे भी 120 होना था, तो अब लिख सकते हो और करके, अब मैं रब नहीं कर रहा, अब लिख सकते हो, नहीं तो दोनों में से एक ही करना, अगर मैं लिखूं बाय प्रॉपर्टी 1 और एसी अगर हमारे पास कॉमन कोड है,
तो इट मींस कि जो एंगल टी होगा वो क्या होगा, डबल ही होगा हमारे पास एंगल किसका, बी का। तो एंगल बी तो हमारे पास क्या दिया था 60, तो इट मींस कि एंगल टी क्या होगा 2 × 60 इज इक्वल टू 120। तो ऐसे भी निकाल सकते थे जहां से वैसे 120 ही आया, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ना एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। अब अगर मैं रट के चलूंगी हाँ कि मैंने तो इसी वे से चलना है, क्योंकि ये आप कहोगे ये इजी वे है ना। अब पेपर में बाई चांस आपके दिमाग में ये नहीं आया, जैसे मैंने भी किया, तो फ्लो फ्लो में जो दिमाग में दिखेगा वो सोल्व कर लेंगे। अब मैं इसी ही वे के चक्कर में रहूं कि मैं तो 2 ही लाइन में आंसर निकालना। अब ये आपको दिमाग में दिखे ना, तब मान लो माइंड में नहीं आया तो आप इस वे से भी नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं, आपने सोचा कि इसी वे से ही करना है। तो कोई भी फिक्स मेथड नहीं है, आपने फिक्स मेथड कभी भी याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना क्वेश्चन को, नहीं तो ज्योमेट्री कभी नहीं हो पाएगी भी। सच बता रहा हूँ, ज्योमेट्री तभी होगी अगर आप इसको समझ के चलोगे। तो देखो मैंने आपको बहुत सारी जगह पे बताया 2-2 मेथड, है ना। एक हमने जहां पर किया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने कहा था ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 2 वेज बताए थे, पिछला क्वेश्चन देखना। इसमें भी मैंने देखो इस पार्ट में मैंने 2 वेज बताए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, रटोगे तो मैं भी रट के जहां पे करवा दूंगा, आप भी रट के कर लोगे, फायदा कोई नहीं है। आउट ऑफ क्वेश्चन आ गए तो फिर वहीं रह जाओगे। आएगा समझ तभी। किसने कहा कि क्वेश्चन लेंथी करने से गलत होगा, है ना। आपको मैटर करेगा कि क्वेश्चन सही हो रहा है। अब देखो अगर आप ये गलत कर दोगे तो टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, वो दिमाग अलग से मतलब ज्यादा वेस्ट होगा, है ना। तो अगर आपको फ्लो फ्लो में हो गया तो इसको कितना की टाइम लगा, कुछ नहीं लगा। तो आपने देखना कि दिमाग में उस टाइम पे किस अकॉर्डिंग चल रहा है, जे मेथड दिख रहा है तो कर दो उसी मेथड से, जे नहीं कहना कि इस मेथड से नहीं करना इसी से करना, कहीं नहीं लिखा, है ना। तो फिर भी मेरे दिमाग में अगर मैंने दोनों मेथड बताए, बट क्योंकि आप कोई भी एक टीचर फॉलो कर लो, मैं नहीं कह रहा मेरे को, चाहे किसी को भी कर लो, हो सकता है कोई टीचर ऐसे कराए आप कहोगे उस टीचर ने तो इजी करवाया है, ये तो बड़ा लेंथी करवाया है ना। अब रट के तो करना ही नहीं है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, रट के नहीं करना है। ये रट के मैंने करवा दूं तो फिर मैं तो इसी से करवाता मैं भी, है ना। तो समझ के चलो, चीजें अपने आप ही होंगी, ठीक है। और बहुत मेहनत लग रही है क्वेश्चंस करना आने में, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो। जल्दी ही हम लाइव वीडियोस भी लेंगे, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हों, अगर लाइव वीडियो में जो 50-100 के करीब व्यूज़ दिखे तो हम करेंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे। नहीं तो फिर ऐसे तो चल ही रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर नहीं तो नेक्स्ट करवाएं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो 14th क्वेश्चन में क्या है, देखो कह रहा है हमारे पास ये सबसे पहले फिगर है जिसमें ये 38 डिग्री एंगल दिया है, ठीक है। मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, उसने ना ये तीनों जो मार्क किए हैं ए बी ए सी और सी डी, जो तीनों इक्वल दिए हैं। अगर इक्वल दिए तो इट मींस कि इसका यूज होना तभी इक्वल दिए। तो वैसे प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है, तो मतलब इसका मैंने यूज करना है तभी उसने इक्वल दिए, नहीं तो उसको क्या ही पड़ी इक्वल देने की, है ना। तो पहले जो जो चीजें इक्वल मैं उसका सोल्व करूंगा काम। तो मैंने जहां लिख दिया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू है सी डी के, है ना। अब अगर मैं देखूं ट्राइंगल ए सी डी, तो ए सी डी ट्राइंगल में ये 2 साइड है, ये 2 साइड इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, तो ये 38 तो ये भी 38 हो गया भी, ठीक है। जहां रीजन लिख लेते क्यों है वैसे, तो इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में मैंने कहा कि ये दोनों इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू सी डी, तो विच इंप्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, और दोनों इक्वल टू 38 हो गए भी, ठीक है। तो ये 38 मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब मैं आ रहा हूं, देखो ये एंगल मैं निकालने लगा हूं। अगर ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है ए सी डी, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर क्या होता है, ये एंगल है, इसी एंगल के ऑपोजिट ये 2 एंगल है, तो मतलब 38 और 38 कितना हो गया, 60 70 76। तो मतलब मैं लिखूंगा एंगल ए सी बी, है ना। इसको सी नहीं लिख सकते क्योंकि जे भी सी है, जे भी सी है, जे भी सी है, क्या सी है। जब मैंने ट्राइंगल मेंशन किया फिर मैं लिख सकता हूँ कि सी है, क्योंकि ये इसी ट्राइंगल का पार्ट कर रहा हूँ मैं। जब मैंने जहां पर कुछ नहीं लिखा तो फिर मुझे ए सी बी ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिख दूं इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर मैं सी लिख सकता हूँ, ठीक है, बट वो आगे मेंशन करूंगा। अभी मैं लिख रहा हूँ कि एंगल ए सी बी क्या हो गया, जो हमारे पास हो गया 38 + 38 इज इक्वल टू 76। और रीजन क्या है, लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल, तो मैंने ये बना दिया। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो जे अगर 76 है तो इसके ऑपोजिट जे भी 76, तो मतलब इन ट्राइंगल एबीसी, अब है ना एबीसी में क्या कहेंगे
ये दोनों साइड अब इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अगर दो साइड इक्वल तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गए, जो दोनों इक्वल टू 76 हो गए। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना था, देखो ए बी सी, तो देखो आ गया, ये तो 76, एक का काम तो हो गया अभी खत्म तमाम, है ना। दूसरे का काम तमाम करते हैं। बी ई सी, बी ई पहले तो ज्वाइन ही करना पड़ेगा, बी ई सी बोला तो बी ई सी, तो मतलब जी एंगल फाइंड करना है मुझे। ठीक है, अब देखो जी एंगल किससे बन रहा है, बीसीए का कोड है, इसी बीसी कोड से बीईसी बन रहा है, और इसी बीसी कोड से बीएसी भी तो बन रहा है। तो मतलब अगर मैं जे बीएसी निकाल दूं तो जे भी निकल जाएगा, है ना। क्योंकि अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, जे भी एंगल नहीं है, जे भी कोई भी नहीं एंगल, बट मैं इस ट्रायंगल के लिए बात करूं तो देखो ये दोनों एंगल ही गिवन है, तो थर्ड तो निकल ही जाएगा। तो अब मैं पहले बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी तो मेंशन किया ही था, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल ए बी से एंगल ए तो फाइंड करना है, एंगल बी क्या हो गया 76, जे भी 76 इज इक्वल टू 180, सो एंगल ए हो गया 180 माइनस, देखो 7 7 140, 140 150 और 152 हो गया। ठीक है, अब एंगल ए हो गया हमारे पास, इसको किया तो जो हमारे पास 60 तो हो गया 20 28। ठीक है, एंगल ए हो गया 28, इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी 28। अब अगर बी ए सी 28 है भी, तो जे भी तो 28 ही हो गया, है ना। तो अब रीजन क्या देना है, क्योंकि दोनों सरकमफ्रेंस पे हैं, तो प्रॉपर्टी सेकंड दो एंगल बाय प्रॉपर्टी सेकंड बीसी एज ए कॉमन बे कोड, तो सेम कॉमन कोड से क्या बना, लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, देखो दोनों में बीसी आ रहा है, तो अगर ये इक्वल है तो ये दोनों ही 28 हो गए। सो दिस विल बी द आंसर, इट मींस कि दिस इज आल्सो 28। ओके, सो बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चन अगर समझ के चलोगे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मैं फास्ट या तेज बोलता हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में भी कर सकते हो, आपका फैसिलिटी है। फास्ट फॉरवर्ड तो मुझे लगता नहीं आपको करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी स्पीड ऑलरेडी बहुत है। ओके, फिर भी अगर ज़्यादा लगे तो बता देना, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा फ्लो ही ऐसा है कि मैं अपने आप ही हो जाता है फास्ट, बट फिर भी आप मुझे बता सकते हो अभी, ये नहीं कि मैं आज चलता जाऊँ आपको समझ ना आए तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर भी मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि उतनी की स्पीड रखूँ कि आपको समझ भी आए, बट ये नहीं कि मैं फास्ट भगा रहा हूँ सिलेबस, मेरा फ्लो ही ऐसा है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मेरे फ्लो का कोई फायदा नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो वो चीज कि कैसे करना है ना। चलो अभी के लिए इतना ही देख लो। वैसे हमारे पास अगर समझ नहीं आई तो सिंपल ये दो साइड इक्वल थी, दो एंगल इक्वल, अब इसके सम का ऑपोजिट ये हो गया, ये दो साइड इक्वल तो ये भी इक्वल, एक यही करना था, दो आ गए तो ये एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल। तो देखो बाद में समझाना ना आपको लगेगा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस एक बार समझाने के लिए टाइम लगेगा। और अगर पहले देखा है तो ये देख लेना कि मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, सीक्वेंस में देखोगे पता चलेगा क्या है, कौन सा स्टेप पहले है ना। तो पहले मैंने ये किया सारा सॉल्व, फिर उसके बाद ये आया, वैसे तो सीक्वेंस में अप्लाई किया, फिर भी कई बार हो जाता है कि आप हो सकता है लास्ट में जाके देखना शुरू करो, तो फिर ऐसे रटोगे समझ नहीं पाओगे। ओके, सो अगर समझ आ गया तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो देखो क्या दिया है, डायग्राम दिया है, उसमें जे एंगल एक्स है, जे पी है, जे क्यू है, जे आर है। ठीक है, जे सिंबल 90 का, एक 90 तो दोनों ही 90, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो जो दोनों ही 90 है। अब गिवन क्या फाइंड क्या करना है, पी क्यू आर, कहना पी क्यू आर जो सारी की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ एक्स। इन टर्म ऑफ का मतलब कि जिस टर्म में बोला है आंसर हमारा उसी फॉर्म में होगा। अगर इन टर्म ऑफ एक्स बोला मतलब पी भी इक्वल टू सम एक्स होगा, क्यू भी इक्वल टू सम एक्स होगा, और आर भी इक्वल टू सम एक्स की वैल्यू होगी, वो एक्स का डबल, हाफ, मल्टीप्लाई, प्लस मैंने कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स उसमें दिखेगा एटलीस्ट, बाकी उसके साथ चाहे कुछ भी हो एक्स आना चाहिए। अब मैं सीधा देखो ट्राई कहां से करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये सेंटर है और इसमें एंगल दिए, तो मतलब प्रॉपर्टी 1 तो यूज होगी, सेंटर के लिए ए बी कोड यूज हो रहा है, इसी ए बी कोड से देखो और कुछ बन रहा है, तो इसी ए बी कोड से देखो ये भी बन रहा है ना। तो बाय पहले मैं लिखूंगा बाय प्रॉपर्टी 1 ए बी एज अ कॉमन कोड। सो क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं सेंटर पे जो एंगल था, सेंटर पे एंगल वो क्या होता है, डबल होता है किसका, सर्कमफ्रेंस पे एंगल, तो सर्कमफ्रेंस आ गया हमारे पास 2 टाइम क्यू, तो सीधा ही आंसर आ गया। अब आप यहाँ पे लिखने को लिख सकते हो कि ए, इसको आई थिंक कुछ नाम ओ होगा, नहीं भी दिया तो मैं ओ दे दिया, अगर कुछ और होगा तब देख लेना, कोई फर्क नहीं है। ए ओ बी इक्वल टू हो गया ए सी बी, है ना। तो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बट क्योंकि मैंने लिखा जहाँ P1 तो वहां आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, तो लिखेंगे वी नो दैट एंगल सबटेंड ऑन सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस,
तो जब ये चीज लिखी थी और ये सब कुछ एंगल मेंशन है तो मैं सीधा ये लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है। बट ये लिखना जरूरी है, जो मैं बता दूं, इसको ऐसे मत छोड़ देना P1। अब जो मैं कहूँ कि P1 लिखना क्या, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखो भी ना, बार बार मैंने कहा था कि ये P1 लिख नहीं सकता, तो P1 P2 वहां से आपने उठाना है सीधा सीधा। ओके, चलिए इंट्रोडक्शन देखोगे तभी समझ आएंगे क्वेश्चन, नहीं तो मुश्किल लगेंगे। ये हो गया। देखो हमारे पास क्या हो गया, x इन टर्म ऑफ q, तो मुझे वैसे निकालना तो q था ना, तो मैं जहां से q की वैल्यू निकाल लेता हूँ, q आ गया x/2 है ना, तो जहां पर q का काम तो हो गया, अभी q तो आ गया, p और r बचा है। अब देखो देखो और क्या हो सकता है, ये सेंटर है, जो सेंटर से रेडियस कीजिए और यही सेंटर से रेडियस, ये दोनों इक्वल हो गए। अब अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारे पास x है तो तीनों का सम तो 180 होता है, मतलब अगर मैं बात करूं इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। इसको मैं नंबर दे देता हूं क्योंकि दिया नहीं, जहां एंगल 1 दे देता हूं, एंगल 2 दे देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल AOB, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। एंगल O की वैल्यू तो x है, एंगल A और B दोनों सेम है ना, क्योंकि दोनों साइड इक्वल, तो दोनों एंगल भी इक्वल ही लिख लेता हूँ, तो दोनों एंगल 1 तो 2 तो इक्वल ही हो जाएंगे वैसे भी तो दोनों को मैं इक्वल ही लिख लेता हूँ। मालूम है जहां भी एंगल 1 लिखा तो जहां भी एंगल x लिख दिया, और ये भी एंगल 1 ही लिख देता हूँ, 2 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं है। 180 हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, मैं 1 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको लिखता ही 1 है ना, लिखने कंफ्यूजन ही क्यों रखनी है, दोनों साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, तो ये x है तो ये भी x, ठीक है, ये हो गया। अब एंगल x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एंगल 1 की वैल्यू, तो ये क्या हो गया 180, उधर जाके माइनस एक्स, और ये 2 टाइम 1 बनना था तो 2 भी डिवाइड हुआ है, तो इट मींस कि ये बन जाएगा 90 माइनस x/2, ये एंगल 1 आ चुका है अभी, मतलब ये एंगल 1 इसकी और इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्यों निकाली तो मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं बीसी कोड देखूं तो बीसी कोड, इसी कोड से ये एंगल बना 1 जो कि x की फॉर्म में है ना, और इसी कोड से देखा है तो r भी बन गया, तो देखो r भी आ जाएगा x की फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी सेकंड, जब हमारे पास बीसी सेम कोड है तो इसी कोड से हमारे पास क्या आ गया, एंगल r, और इसी कोड से एंगल 1 हो गया, ये दोनों इक्वल है ना, इसी बीसी कोड से जे गया एंगल r और इसी बीसी कोड से जे गया एंगल 1, दोनों आगे भी कोई जगह है ना, तो अब दोनों अगर इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूँ r की वैल्यू, r में तो फॉर्म निकालना आंसर, और 1 की जगह मैं जहां पर लिख देता हूँ क्या, 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2, तो आ गया ना r इन टर्म ऑफ x, जैसे मर्जी आए वो कोई मतलब नहीं है, तो r भी बन गया। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं AD, और इसको कोई नाम दे देता हूं सपोज मैं M, इसको सपोज मैंने नाम दे दिया M, ठीक है, अब हो सकता है नाम दिया मैंने देखा नहीं, वहां देख लेना। अब तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल AMD, तो एंगल A देखो कितना है P, वो तो फाइंड करना है, और एंगल अगर मैं M की बात करूं, देखो अगर J 90 तो J भी तो 90 हुआ, तो एंगल M हमारे पास हो गया। अच्छा पहले मैं लिख ही लूं ना, एंगल A M और D पहले मैं लिख लिया, J इक्वल टू 180 हो गया। अब एंगल A की वैल्यू थी P, एंगल M की वैल्यू 90 हो गई, एंगल D की वैल्यू हमारे पास J है एंगल D, हाँ जी, तो बन जाएगा एंगल। देखो अगर जे सेंटर पे एंगल डबल होता, जे एक्स है तो जे कितना हो गया x/2 है ना, तो जे बन जाएगा x/2। अब लिख सकते हो एज अ रीजन, पहले इसको फाइंड कर सकते हो, अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, कर सकते हो नहीं तो पहले फाइंड, ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लूं। देखो तो जहां पर आ गया जे x/2, अब हमारे पास जे इक्वल टू 180 है, तो पहले तो जे कट किया तो जे 90 चला गया, तो p प्लस x/2 इज इक्वल टू 90, तो एंगल p क्या हो गया 90 माइनस x/2, देखो भी P भी आ गया, तीनों एंगल निकालने थे इन टर्म ऑफ x, P इन टर्म ऑफ x है, जे Q इन टर्म ऑफ x हो गया, और जे R इन टर्म ऑफ x हो गया, तो यही फाइंड करना था है ना। बाकी आप, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज रीजन आप लिख सकते हो, तो जहां पर अगर x है तो आप इसको लिख सकते हो एज अ दिस एंगल, एज अ क्या आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी 1, बाय प्रॉपर्टी 1 कि सेंटर पे एंगल डबल होता है, ए बी अगर कॉमन कोड है, तो जब लिख सकते हो, लिखना है तो साइड पे एज ए कॉमन रीजन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर समझ आ गया तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।